ऐसा 12 जने पहले पूरा सारे बोल गए और जो बची कसर वो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरी की और मैं बोल रहा हूं तो सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने 12 बोला, आप 12 में नहीं होंगे ना, ये आपको अपना मानते नहीं होंगे, इन्होंने आपका नाम दिया नहीं, देख लो अब ये साथ आपका जो हो रहा है। इस उत्तराखंड में अन्य जिलों में आपदा नहीं दिखती, क्रियान्वयन हेतु सिंचाई विभाग को माननीय मंत्री महोदय एवं निरंतर, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम ध्यान दीजिए उसमें। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 58 के अंतर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय सदस्य राजेंद्र सिंह भंडारी जी, माननीय सदस्य हरीश सिंह जी, माननीय सदस्य गोपाल सिंह राणा जी, माननीय सदस्य श्री विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय सदस्य ममता राकेश जी, माननीय सदस्य फुरकान अहमद जी, माननीय सदस्य आदेश सिंह चौहान जी, माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र जाति जी, माननीय सदस्य सुमित हृदय जी, माननीय सदस्य खुशहाल सिंह अधिकारी जी, माननीय सदस्य अनुपमा रावत जी, माननीय सदस्य श्री रवि बहादुर जी ने प्राकृतिक आपदा के ऊपर बहुत गंभीरता से प्रदेश में आई जान माल की क्षति के बारे में विषय रखा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में बहुत इस बार वर्षा बहुत ज़्यादा भी हुई और खाली हमारे प्रदेश में नहीं, हिमाचल और अन्य प्रदेशों में इस प्रकार की आपदा आई है। निश्चित रूप से हमें अपने प्रदेश की चिंता करनी है। उस संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदा से राज्य को भारी क्षति हुई और इस क्षति के सापेक्ष वर्तमान तक 45,650 प्रभावित परिवारों को 30 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि वितरित की गई है। जनपद हरिद्वार में हुए अत्यधिक नुकसान का वर्तमान में सर्वे किया जा रहा है तथा वहां पर वर्तमान तक 35,400 प्रभावित परिवारों को 18 करोड़ 97 लाख रुपए की धनराशि वितरित कर दी गई है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि आपदा उपरांत वर्तमान में समस्त जनपदों में सर्वेक्षण एवं राहत वितरण का कार्य गतिमान है। जनपद स्तर पर राहत राशि वितरण एवं परिसंपत्तियों के रिकवरी हेतु जिलाधिकारियों एवं रेखीय विभागों को राज्य आपदा मोचन निधि से रुपए 301 करोड़ अग्रिम रूप में आवंटित किए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा सहायतित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के अंतर्गत बाढ़ सुरक्षा, भूस्खलन आदि के उपचार हेतु कुल 98 कार्य योजनाओं जिनकी लागत 603.10 करोड़ की स्वीकृति निर्गत कर दी गई है। इसके साथ साथ राज्य सेक्टर के अंतर्गत न्यूनीकरण निधि में प्रति जनपद 1 करोड़ रुपए की राशि अर्थात कुल रुपया 13 करोड़ तथा नॉन SDRF मद में समस्त जनपदों को 26 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। जो अभी तक प्रदेश में हुई क्षति है उसका मैं विवरण देना चाह रहा हूं। जनहानि हुई है 111, घायल हैं 72, पशु हानि जो बड़े पशु हैं 147, छोटे पशु 951, मुर्गी लगभग 6000, भवन क्षति जो पूर्ण है या तीक्ष्ण है उनकी संख्या है 296, आंशिक हालांकि माननीय नेता प्रतिपक्ष 1732 कहे लेकिन वो 1874 है। क्षतिग्रस्त झोपड़ियां हैं 53, क्षतिग्रस्त गौशाला 118। वर्तमान मानसून के दौरान प्रदेश के अंतर्गत विभागीय सार्वजनिक परिसंपत्तियों की कुल जो आकलन किया गया है माननीय नेता प्रतिपक्ष 1335 करोड़ बताया, जबकि ये 1344 करोड़ रुपए है, जिसमें से 326 करोड़ राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत अनुमन्य है तथा शेष धनराशि के लिए भारत सरकार से विशेष सहायता हेतु मेमोरेंडम प्रेषित किया जा रहा है। चूंकि जनपद हरिद्वार में सर्वाधिक क्षति हुई है तथा भारत सरकार की टीम द्वारा वहां क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया गया है, जिसके बाद PDNA हेतु अनुरोध किया गया है
उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान मानसून हेतु प्रदेश के दोनों मंडलों यानी गढ़वाल कुमायूं हेतु एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई है, जिससे अभी तक लगभग 500 प्रभावितों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें जो जोशीमठ का भूदसाव है उसके बारे में मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा कि जोशीमठ शहर के आपदा प्रभावित व्यक्तियों के विस्थापन हेतु प्रख्यापित नीति दिनांक 22/2/2023 के अनुसार 150 परिवारों को 33.5 करोड़ रुपए की सहायता वितरित की जा चुकी है। आपदा के उपरांत 200 है जी 150 परिवारों को 33.50 यानी 33.5 करोड़ की सहायता वितरित की जा चुकी है। आपदा के उपरांत 296 प्रभावित परिवारों के लिए राहत कैंप में रहने की व्यवस्था की गई, जिस हेतु आवास के लिए 950 रुपए प्रतिदिन, भोजन के लिए 450 रुपए प्रतिदिन के आधार पर व्यवस्था की गई। क्योंकि ये पिछली बार कैबिनेट में पास हुआ था, उसी आधार पर ये निर्णय लिया गया है। साथ में भोजन के लिए 450 प्रतिदिन और उसी प्रकार प्रभावित परिवारों के मवेशियों के लिए 80 रुपए प्रतिदिन, बड़े जानवरों के लिए 45 रुपए प्रतिदिन के आधार पर छोटे जानवरों के लिए व्यवस्था चारे की गई है। 324 प्रभावित परिवारों को 1 लाख रुपए प्रति परिवार की दर से अतिरिक्त राहत उपलब्ध कराई गई है तथा 661 परिवारों को सामान सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए 50,000 रुपया प्रति परिवार के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई गई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभावित परिवारों का बिजली पानी का बिल माफ किया गया है। प्रभावित परिवारों के ढाक में 15 प्री फैब्रिकेटेड घरों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त जोशीमठ के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण हेतु विस्तृत मेमोरेंडम 1792 करोड़ का तैयार कर भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार एक चमोली का बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें एसटीपी हादसा सब जानते हैं कि चमोली स्थित एसटीपी में दिनांक 19/7/2023 को बिजली के करंट की चपेट में आने के कारण 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 12 व्यक्ति घायल हुए। इस घटना के क्रम में जिलाधिकारी चमोली के द्वारा मजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी स्थित की गई है। एफआईआर संख्या 29/23 अंतर्गत धारा 304 आईपीसी तथा धारा 13/31 डेंजरस मशीन्स रेगुलेशन एक्ट भी पंजीकृत किया गया। इंक्वायरी की आख्या के आलोक में एसटीपी के रखरखाव हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स जयभूषण मलिक कॉन्ट्रैक्टर पटियाला अंतर्गत धारा 304 आईपीसी धारा 13/31 डेंजरस मशीन्स रेगुलर एक्ट भी पंजीकृत कराया गया। इंक्वायरी की आख्या के आलोक में एसटीपी के रखरखाव हेतु अनुबंधित फर्म मेसर जयभूषण मलिक कॉन्ट्रैक्ट पटियाला लीड पार्टनर और मेसर्स कॉम्पिटेटेड इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोयम्बटूर का अनुबंध निरस्त करते हुए बैंक गारंटी 110 करोड़ 75 लाख 110.75 लाख जब्त की गई। उक्त फर्मों को उत्तराखंड में निविदा में भाग लेने से 15 वर्षों के लिए प्रतिबंधित भी किया गया है। विभागीय अधिकारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए हरदेव लाल सहायक अभियंता उत्तराखंड जल संस्थान तथा कुंदन सिंह रावत कनिष्ठ अभियंता उत्तराखंड ऊर्जा निगम को निलंबित किया गया। पंजीकृत एफआईआर के अंतर्गत अनुबंधित फर्म के श्री भास्कर महाजन एवं श्री पवन चमोला तथा विभागीय कार्मिक श्री हरदेव लाल सहायक अभियंता जल संस्थान एवं महेंद्र सिंह लाइनमैन यूपीसीएल की गिरफ्तारी भी की गई है। उक्त घटना के क्रम में 16 मृतकों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति तथा 12 घायल व्यक्तियों को 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, इस प्रकार कुल 92 लाख रुपया तथा प्रधानमंत्री राहत कोष से 16 मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, गंभीर घायल एक व्यक्ति को 50,000 रुपया, इस प्रकार कुल 32.5 लाख की राहत राशि वितरित की गई। साथ ही घायल व्यक्तियों का उचित उपचार भी सुनिश्चित किया गया। चूंकि माननीय अध्यक्ष आप जानते हैं कि उनको एम्स लाया गया था, वहां लगातार हम लोग, चूंकि मैं वहां का विधायक हूं, एम्स को मैं लगातार हमने देखा भी है। घायलों को वहां जिस प्रकार से उपचार हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां पे गए थे और अन्य हमारे तमाम साथी जितने यहाँ मंत्रीगण अधिकांश वहां पे गए थे।
और इसी घटना को दृष्टि में रखते हुए उत्तराखंड जल निगम एवं जल संस्थान के प्रबंधाधीन समान तकनीक पर आधारित सभी एसटीपी का तकनीकी दलों द्वारा सेफ्टी ऑडिट कराते हुए उनमें आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय भी सुनिश्चित किए गए हैं। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो कुछ विषय हमारे माननीय साथियों ने रखे, मैं उसमें भी जरूर अपना एक विषय रखना चाह रहा हूं कि जोशीमठ का जो विषय है उसमें जोशीमठ भूधसाव भूस्खलन के प्रभावितों के भवन हेतु मुआवजे के लिए 22 जनवरी 2023 को विस्तृत नीति प्रख्यापित की गई थी। जमीन के अधिग्रहण मुआवजों के संबंध में पीडीएनए यानी कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट रिपोर्ट में हाई रिस्क जोन निर्धारित कर दी गई है, जिस पर अंतिम निर्णय भारत सरकार के स्तर पर होना है, जिसकी बैठक दिनांक 12 सितंबर यानी कि आज 6 है तो अगले हफ्ते कहिए 12 सितंबर 2023 को निर्धारित है। भारत सरकार के स्तर पर निर्णय के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जमीन मुआवजा के संबंध में नीति प्रख्यापित की जाएगी। आवासीय भवनों हेतु पूर्ण मुआवजा दिया जा रहा है तथा व्यावसायिक भवनों हेतु केदारनाथ की तर्ज पर निर्धारित दरों से कई गुना अधिक मुआवजे का प्रावधान किया गया है। लगभग 150 प्रभावित परिवारों को भवन मुआवजा दिया जा चुका है तथा जो भवन मुआवजा नहीं लेंगे और विस्थापन की मांग करेंगे उनके लिए गौचर या पीपल कोटी में भूमि का चयन किया गया है, जिस पर कार्रवाई भारत सरकार के निर्णय के उपरांत की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये भी बताना उचित होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा बीच बीच में लगातार उनके अधिकारियों द्वारा वहां का निरीक्षण किया गया, लगातार मॉनिटरिंग की गई और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने लगातार माननीय मुख्यमंत्री से संवाद करके जिस प्रकार से उस समय आपदा आई थी तो उन्होंने जो सहायता देने का वचन दिया था या सहायता दी है, मैं उनका सदन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। राज्य आपदा पुनर्वास नीति, राज्य में गठित पुनर्वास नीति में नीति को वर्ष 2021 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2017 से अब तक अभी आ रही है भाई साहब, आ रही है यार, सुन तो लो भाई। ऐसा 12 जने पहले पूरा सारे बोल गए और जो बची खसर वो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूरी की और मैं बोल रहा हूं तो सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने 12 बोला, आप 12 में नहीं होंगे ना, ये आपको अपना मानते नहीं होंगे, इन्होंने आपका नाम दिया नहीं, देख लो अब ये साथ आपके जो हो रहा है। कहाँ आते हो? यहाँ महल में आ रहे हो? मतलब इन्होंने कह दिया यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब कुएं में जो जाना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में गठित पुनर्वास नीति को 2021 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 2017 से अब तक 141 ग्रामों में 1835 परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है। यदि एक घर में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं एवं उनका परिवार रजिस्टर में नाम अंकित होने के साथ ही उनके पृथक पृथक राशन कार्ड हैं तो सभी परिवारों को पृथक पृथक परिवार मानते हुए उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एसडीआरएफ के मानकों में अग्नि हादसों का समावेश, शायद मेरे भाई ने विषय रखा था, तो एसडीआरएफ मानकों के अंतर्गत समस्त प्रकार के अग्नि हादसों को आच्छादित किया गया है तथा मानकानुसार जनपद स्तर पर भुगतान किया जा रहा है। आपदा प्रभावित के आच्छादित किया है, ये तो किया जा रहा है, इसमें मैंने बोला ना, मानकानुसार जनपद स्तर पर भुगतान किया जा रहा है। नहीं मिल रहा, जहां नहीं मिला देख लेंगे उसमें। आपदा प्रभावितों के पुनर्वास हेतु भूमि बैंक की स्थापना, जनपद स्तर पर आपदा प्रभावितों के पुनर्वास हेतु भूमि बैंक की स्थापना की जाएगी। एसडीआरएफ राज्य आपदा मोचन निधि तथा एसडीएमएफ राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के मानकों का निर्धारण, उक्त मानकों का निर्धारण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा किया जाता है एवं उक्त मानकों में संशोधन भी भारत सरकार के स्तर पर से ही होता है। एसडीआरएफ एसडीएमएफ के अंतर्गत राज्य हेतु धन का आवंटन केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार किया जाता है। इसके साथ माननीय अध्यक्ष जी,
जो आपने एक विषय उठाया विद्युत, हमारे शायद रवि भाई कुछ बोल रहे थे उसमें, ये जानकारी मैं देना चाह रहा हूं, हालांकि आपको भी जानकारी होगी जरूर, कि हरिद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में 3 माह तक विद्युत, जल, अन्य देयकों एवं ऋण वसूली को स्थगित रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की थी और 492/2023 द्वारा स्थगित इसका जीओ भी माननीय अध्यक्ष जी कर दिया गया। भू कटाव हेतु 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देय होता है। ये देय भी आपदा द्वारा माननीय अध्यक्ष जी इसका प्रावधान है। अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु निम्न स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे मौसम आधारित आपदाओं हेतु प्रत्येक नागरिक को सचेत ऐप जो कि भारत सरकार द्वारा विकसित की गई है द्वारा पूर्व चेतावनी टेक्स्ट मैसेज द्वारा दी जाती है। लगभग 250 ऑटोमेटिक रिमोटली कंट्रोल लाउडस्पीकर्स प्रदेश भर में पूर्व चेतावनी हेतु लगाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। सड़क नहीं वहाँ कैसे अनाउंस करेंगे? जहाँ टावर नहीं वहाँ कैसे आपको मैसेज आएगा? करेंगे ना, करेंगे। भूकंप चेतावनी हेतु भूदेव ऐप विकसित की गई है जो प्रत्येक नागरिक ग्रामीण साथ ही प्रदेश कानून की बात हो रही है, स्पीकर द्वारा भी प्रदेश की बात कर रहे हैं आप, हरिद्वार की बात कर रहे हैं आप, उत्तर जो है जोशीमठ की बात कर रहे हैं। प्रबंधन इस उत्तराखंड में अन्य जिलों में अन्य जगहों पर आपदा नहीं दिखती है। क्रियान्वयन हेतु सिंचाई विभाग को माननीय मंत्री महोदय एवं निरंतर, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम ध्यान दीजिए उसमें। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से इस आपदा की पीड़ा को यहां पर रख रहा हूं और मैं आज भी कह रहा हूं कि आप जाइए उन क्षेत्रों में जांच करिए। एक तरफ ये तो इसका मतलब ये जनता देख रही, सरकार जो है पब्लिक को गुमराह कर रही है। आप कह रहे पलायन आए, भाई आप पहाड़ों से पलायन रोकेंगे, जब उनको आप दे नहीं रहे तो कैसे पलायन रुकेगा? आपने हरिद्वार का विवरण दिया, आपने जोशीमठ का विवरण दिया, क्या धारचूला आपकी प्रदेश में नहीं आता? क्या धारचूला के लोगों का इस उत्तराखंड राज्य में कोई भागीदारी नहीं है? लेकिन सरकार तो उसको अनदेखी कर रही है। सरकार ने ये बताइए, एक जगह पर आपने जवाब दिया हो? भाई हम बार बार मांग कर रहे हैं, ये तो आप कहीं ना कहीं धारचूला की जनता के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वहां का विधायक विपक्ष का है। भाई आप काम करिए तो आपका विधायक आएगा ना। आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं वहां के लोगों को? आखिर सीमांत के लोगों को क्यों मजबूर कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए। मैंने भी इस बार आपको भी आपकी पीड़ा देखी है और जो केंद्र सरकार या जो प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है वो मैंने बताया। हरिद्वार का माननीय मंत्री जी के लोग इस प्रदेश के निवासी नहीं है, इनका आपका समर्थन चाहिए। आप मातृशक्ति भी है, आपने अपनी विधानसभा की पीड़ा देखी है, आप अपनी टीम से सरकार को निर्देशित करें कि आखिर सीमांत के लोगों को इस तरह का क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? माननीय मंत्री पिछले 3 वर्षों से भगवान न करे किसी की विधानसभा में आपदा है, आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, कम से कम हरीश स्वामी जी मेरी को पीड़ा को मत देखिए, मैं सक्षम हूं, लेकिन जो उस विधानसभा के लोग हैं उनकी पीड़ा को देखिए। देश की आजादी से लेके आज तमाम जगहों पर देखिए उस क्षेत्र के विधानसभा के लोगों की जो है सबसे अहम भूमिका रही है। आप वहां के लोगों को अनदेखा कर रहे हैं, इसका मतलब आप सीमांत के लोगों को उजाड़ना चाह रहे हैं। ये गलत है माननीय मंत्री जी, आप सोचिए, उसको जवाब दीजिए। भाई बच्चे बैठ रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे,